गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अवनीश सिंह तोमर और हम ज्योग्राफी सीरीज में अगले वीडियो को पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में गंगा नदी तंत्र से संबंधित दूसरा वीडियो हम देख रहे हैं। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले पिछला वीडियो पढ़ें, उसके बाद में इस वीडियो को पढ़ें। और हम गंगा नदी तंत्र से संबंधित हर एक बात को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम गंगा नदी का उद्गम पढ़ चुके हैं। गंगा नदी का उद्गम किस प्रकार से होता है और कितना जटिल है। हमने बात की थी भाई कि गंगा नदी का उद्गम एक जलधारा के रूप में नहीं होता है, अपितु दो जल राशियां या दो जलधारा, एक तो भागीरथी नदी के रूप में और दूसरा अलकनंदा नदी के रूप में निकलती हैं। और ये दोनों नदियां मुख्य रूप से एक स्थान है देवप्रयाग, ये उत्तराखंड में पड़ता है भाई देवप्रयाग, और यहां पर आकर मिल जाती हैं। और इसके बाद ये जो जलधारा निकल रही है, इसी जलधारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। यानी कि गंगा नदी का जो आपको अस्तित्व दिखाई देगा वो उत्तराखंड में देवप्रयाग के बाद दिखाई देता है। क्लियर है भाई। तो आज हम इससे आगे की वीडियो पढ़ने वाले हैं। तो देखो, वीडियो लास्ट तक आप देखें और अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर तो ज्यादा से ज्यादा करें भाई। आपका अपना ही चैनल है, आप तेजी से ग्रोथ कराएं इस चैनल की। जो भी फेसबुक आईडी है आपकी, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, हर कहीं पर इस वीडियो को शेयर किया करें, चैनल के लिंक को शेयर किया करें। जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इन वीडियो का लाभ पहुंचेगा। क्योंकि मैं देखता हूं अधिकांश चीजों को नहीं पढ़ाया जा रहा है आजकल ऑनलाइन। ओरल पढ़ाया और छुट्टी करी, इतना ज्यादा ओरल आजकल नहीं आ रहा है। थोड़ी सी अंदर की चीजें भी पूछी जाती हैं। तो देखते हैं, आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें भाई। गंगा नदी हमें देवप्रयाग के बाद दिखाई देती है। इसके बाद उत्तराखंड की ही बात करते हैं। उत्तराखंड में इसके ही तट पर एक स्थान है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश पड़ता है भाई, आपको याद रखना है ऋषिकेश किस नदी के किनारे बसा है, गंगा नदी के। और इसके बाद इसी नदी के तट पर पड़ता है हरिद्वार। तो हरिद्वार आप सभी जानते होंगे भाई, हरिद्वार किस नदी के तट पर पड़ता है, गंगा नदी। और हरिद्वार से दो क्वेश्चन आपके बनते हैं, आप याद रखेंगे दो प्रमुख क्वेश्चन। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गंगा नदी मुख्य रूप से कहां से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो आपको याद रखना है गंगा नदी मुख्य रूप से हरिद्वार के बाद मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। इससे पहले जितनी भी दूरी तक ये बही है पूरे का पूरा पर्वतीय क्षेत्र में रहती है। कहां पर रहती है, पर्वतीय क्षेत्र में रहती है। तो याद रखेंगे, इससे हरिद्वार से पहले गंगा नदी पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में बहती है और इसके बाद कहां प्रवेश कर जाती है, मैदानी क्षेत्र में। इतना क्लियर है भाई। दूसरा क्वेश्चन बनता है, हरिद्वार में एक इस नदी पर बांध बनाया गया है भीमगोड़ा, इस नदी पर एक बांध बनाया गया है। ये भीमगोड़ा बैराज कह सकते हैं आप इसे, या फिर इसे बांध कह सकते हैं। तो इस बांध का जो निर्माण किया गया है, इस बांध की सहायता से हरिद्वार से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है ऊपरी गंगा नहर। तो आप याद रखेंगे यहीं से एक नहर निकाली गई है और इस नहर का नाम क्या है भाई, ऊपरी गंगा नहर। तो ये नहर मुख्य रूप से हर की पौड़ी वाले क्षेत्र से निकाली गई है। तो आप याद रखेंगे हरिद्वार में सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये उत्तर प्रदेश तक, मेरठ वाले क्षेत्र तक भी आती है भाई। तो ये ऊपरी गंगा नहर का उद्गम मुख्य रूप से, इसे जो पानी मिलता है इस नहर को, वो भीमगोड़ा बैराज से मिलता है। तो अंग्रेजों के समय में ये अस्थायी रूप से बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे पक्का बांध बना दिया गया है। तो आप याद रखेंगे। इसके बाद गंगा नदी यानी कि उत्तराखंड से निकलने के बाद गंगा नदी यूपी में प्रवेश करती है। कहां पर प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से आप याद रखेंगे जो गंगा नदी है वो प्रवेश करने के बाद मुख्य रूप से 28 जिलों, मुख्य रूप से यूपी में 28 जिलों से होकर बहती है। मुख्य रूप से कितने जिलों से होकर बहती है, 28 जिलों से होकर बहती है।
तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे, ये नदी मुख्य रूप से यूपी में, देखो मैं इधर का रफ कर देता हूं भाई, ये वाला क्षेत्र मुख्य रूप से यूपी में बिजनौर से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? बिजनौर वाले क्षेत्र से प्रवेश करती है और मुख्य रूप से बलिया वाले क्षेत्र से ये निकल जाती है। तो 2-3 क्वेश्चन आपके यूपी से बनते हैं, हम उन्हें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इतना याद रखना है, सबसे ज्यादा लंबाई गंगा नदी की उत्तर प्रदेश राज्य में ही है और इस राज्य में ये मुख्य रूप से 28 जिलों से होकर बहती है। तो सभी जिलों के बारे में हमें नहीं जानना है भाई, आपको याद रखना है बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से ये निकल जाती है और लगभग 1140 किलोमीटर की लंबाई तक इतनी दूरी के बीच ये बहती है। और इसी क्षेत्र में आप याद रखना, जो हरिद्वार वाला क्षेत्र है, हरिद्वार से तो ऊपरी गंगा नहर निकाली गई है, जबकि बिजनौर वाले क्षेत्र से इसी नदी से मध्य गंगा नहर निकाली गई है। तो मध्य गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा नदी से मुख्य रूप से बिजनौर से होता है और इसी के बाद एक स्थान पड़ता है नरौरा। तो नरौरा को आप ये याद रखना है भाई, वो भी गंगा नदी के किनारे आप मान सकते हैं और यहां से निचली गंगा नहर निकाली गई है। नरौरा से यहां पर लिख देता हूं, देखो निचली गंगा नहर। तो अभी इनकी डिटेल नहीं पढ़ रहे, हम अभी इनकी डिटेल को नहीं पढ़ रहे हैं। तो नरौरा वाले क्षेत्र से निचली गंगा नहर निकाली गई है। तो आप याद रखना, ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार और बाकी की दोनों यूपी बिजनौर से मध्य गंगा नहर और इसके बाद नरौरा से निकाली गई है निचली गंगा नहर। इसके बाद ये जो नदी है मुख्य रूप से आप मान सकते हैं बहुत सारे अलीगढ़ वाले क्षेत्र से होते हुए ये पहुंचती है बदायूं। कहां पहुंचती है भाई? बदायूं यूपी का एक जिला है और बदायूं जिले में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप यूपी SSS का या यूपी PCSC का कोई क्वेश्चन देते हैं, मतलब एग्जाम देते हैं, तो उसमें बहुत पूछा जाता है यूपी में किस जिले में गंगा नदी सर्वाधिक लंबाई तक बहती है। तो याद रखना, सर्वाधिक लंबाई यूपी में किस जिले में है गंगा नदी की? तो बदायूं जिले में है। इसके बाद ये फर्रुखाबाद जिले में जाती है। इसके बाद कन्नौज में जाती है, कन्नौज को आप सभी जानते होंगे भाई, कन्नौज में जाती है। कन्नौज को खुशबुओं का नगर भी कहते हैं, इत्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो याद रखना, जो इत्र नगरी किसके किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है कन्नौज। इसके बाद ये कानपुर से होकर गुजरती है। तो याद रखना, कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के। और कानपुर से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है भाई यूपी स्पेशल, और वैसे भी आता है कि गंगा नदी के तट पर सबसे बड़ा शहर कौन सा बसा हुआ है? तो सबसे बड़ा शहर बसा हुआ है आपका कानपुर। आप कानपुर को याद रखेंगे, यूपी का कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। इसके बाद ये आपका पहुंचती है इलाहाबाद। कहां पहुंचती है भाई? इलाहाबाद। और इलाहाबाद को आप जानते हैं किस नाम से जाना जाता है भाई? प्रयागराज के नाम से जाना जाता है अब, और बाद में हम इसके बारे में डिटेल में भी चर्चा करेंगे। यहीं पर आकर यमुना नदी इसमें मिलती है, तो याद रखना। इसके बाद ये मिर्जापुर कहां लिखा जाए भाई? देखो यहां पर लिख देते हैं। इसके बाद ये कहां से होकर बहती है? मिर्जापुर से होकर बहती है। मिर्जापुर के बाद इसी के तट पर बसा हुआ है काशी। तो काशी को जरूर याद रखना, या फिर वाराणसी कह सकते हैं इसे, वाराणसी या बनारस कह सकते हैं। बनारस इसी के तट पर बसा हुआ है और उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक नगर माना जाता है इसे, तो आप थोड़ा सा ध्यान भी रखेंगे। और इसके बाद ये होकर जाती है गाजीपुर को आप जानते होंगे भाई, कहां से होकर गुजरती है ये? गाजीपुर। तो देखो ये जो शहर मैं आपको लिखा रहा हूं याद रखने हैं, आगे जब हम इस नदी तंत्र को पढ़ेंगे तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं भाई।
तो बताऊंगा मैं आपको क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इन 2-4 शहरों को याद रखें। 28 के 28 जिले हम नहीं पढ़ रहे हैं, 4-5 तो आप याद रख ही सकते हैं। गाजीपुर, और गाजीपुर से एक क्वेश्चन बनता है कि काशी की बहन किसे कहा जाता है। काशी की बहन किसे कहा जाता है? तो काशी की बहन गाजीपुर को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गाजीपुर को। और इसके बाद ये बलिया, और बलिया के बाद ये नदी बिहार में प्रवेश कर जाती है। तो आप याद रखेंगे, बलिया के बाद नदी कहां प्रवेश कर जाती है? बिहार में। और बिहार से संबंधित भी हमें 1-2 क्वेश्चन याद रखने हैं। तो ये यूपी में इस प्रकार से बहाव क्षेत्र है इसका। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो आगे हम पढ़ेंगे। आप इतना याद रखें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उससे अच्छा आप नोट करते हुए चले तो बहुत सी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो अब से पहले आपने नहीं पढ़ी होंगी, एग्जामों में आती हैं। तो इसे मैं रख कर देता हूं। आगे फिर बिहार में देखते हैं। देखो बिहार में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है इससे संबंधित। तो आप ऐसे मानकर चल सकते हैं, ये हमने बलिया पढ़ा भाई, सही है। बलिया से पीछे नदी कहां थी? यूपी में। यूपी के बाद बलिया से निकलकर ये पहुंचती है बिहार में। अब कहां पर है ये? बिहार में। और आपसे पूछा जाता है बलिया से निकलने के बाद बिहार के किस जिले में गंगा नदी प्रवेश करती है? तो आप याद रखना, ये अगला जिला जो है बिहार का वो कहलाता है छपरा। तो छपरा जिले में प्रवेश करती है। याद रखेंगे, यूपी से निकलने के बाद गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है भाई? छपरा जिले में। उसके बाद में एक क्वेश्चन और बनता है, जो राजधानी है आपकी बिहार की राजधानी, बिहार की राजधानी पटना, पटना इसी नदी के तट पर बसी हुई है। और आपसे पूछा भी जाता है भाई, पहले इसे पाटलिपुत्र कहते थे, पाटलिपुत्र आप जानते होंगे। तो पाटलिपुत्र या फिर पटना इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। और ये एकमात्र राजधानी है, आपको याद रखना है, एकमात्र राजधानी जो इस नदी के तट पर बसी हुई है। तो ये वाली बात याद रखेंगे। 2 क्वेश्चन और याद रखने हैं आपको कि एक स्थान है हाजीपुर, हाजीपुर, और आप जानते होंगे रेलवे जोन भी है एक यहाँ पर। इसके बाद में है एक भागलपुर, भागलपुर। तो इन दोनों शहरों को याद रखना है, हाजीपुर और भागलपुर, मुख्य रूप से इसी नदी के तट पर। और यहां आकर गंडक और यहां आकर कोसी इसमें मिलती हैं। तो इन दोनों को याद रखना भाई। तो मुख्य रूप से ये दोनों यहां पर शहर आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम बिहार के बारे में केवल इतना ही पढ़ते हैं, छपरा से लेकर ये 4 नगर आपको याद रखने हैं, 3, छपरा, पटना, हाजीपुर और भागलपुर। इसके बाद थोड़ी सी दूरी तक ये प्रवेश करती है झारखंड में। कहा जाती है भाई? झारखंड में। पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि झारखंड में थोड़ी बहुत ही लंबाई, या फिर आप ये ऐसे भी कह सकते हैं किसी किसी बुक में तो झारखंड में ये मिलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि झारखंड और बिहार की सीमा रेखा से होते हुए ये बहती है। झारखंड और आपकी बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा से लगते हुए। अगर आपने पिछली वीडियो हमारी पढ़ी है तो आपको पता होगा भाई कि झारखंड में मुख्य रूप से एक पहाड़ी है, राजमहल की पहाड़ी। तो राजमहल की पहाड़ी का विस्तार यहीं पर है। राजमहल की पहाड़ी का विस्तार ऐसे इधर ही है। इससे इधर को पड़ता है आपका मुख्य रूप से बिहार और इधर को पड़ता है पश्चिम बंगाल। तो राजमहल की पहाड़ी के समानांतर ये बहती है। तो मुख्य रूप से 2 शहरों में बहती है। एक तो आपके झारखंड के 2 शहर हैं, साहेबगंज और दूसरा है पाकुर। साहेबगंज और दूसरा है पाकुर। तो याद रखना, मुख्य रूप से 40 किलोमीटर की लंबाई तक साहेबगंज और पाकुर में राजमहल की पहाड़ियां, ये कौन सी हैं भाई? राजमहल की पहाड़ियां। तो राजमहल की पहाड़ियों के समानांतर साहेबगंज और पाकुर में झारखंड से बहते हुए ये नदी प्रवेश करती है पश्चिम बंगाल में। कहां प्रवेश करती है? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल तक ही हमें इसे पढ़ना है। पश्चिम बंगाल में एक नगर है आपका फरक्का। कौन सा है भाई? फरक्का। तो फरक्का याद रखना है। फरक्का में ये नदी 2 जल राशियों में बढ़ जाती है। एक तो इस प्रकार से दक्षिण की ओर आ जाती है
और एक इस प्रकार से आगे की ओर निकल जाती है। ये जो आगे की ओर पश्चिम बंगाल में को जा रही है, पश्चिम बंगाल में इसे ये गंगा नदी की मुख्य धारा है, गंगा नदी की मुख्य धारा कह सकते हैं इसे, सही है। और इसे यहां पर भागीरथी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? भागीरथी के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, भागीरथी के नाम से पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को जाना जाता है। और ये जो दूसरी जलधारा इससे निकल रही है, इसे हुगली नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से? हुगली नदी के नाम से जानते हैं। तो आप याद रखेंगे, हुगली नदी के नाम से जो जानी जा रही है, ये पूरी की पूरी पश्चिम बंगाल में बहती है। तो आपको याद रखना है, ये जो हुगली नदी है वास्तव में गंगा नदी की वितरिका कहलाती है। क्या कहलाती है? गंगा नदी की वितरिका। इंग्लिश में इसे डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी। आप समझे, देखो ध्यान से, वितरिका क्या होती है? किसी मुख्य जलधारा में से या किसी मुख्य नदी में से इस प्रकार की जलधारा जो पुनः उस नदी में कभी नहीं मिलती। सही है। एक कंडीशन ये होती है, देखो, कि नदी से एक जलधारा निकली और फिर उसमें ही मिल गई। एक ये कंडीशन होती है। एक दूसरी कंडीशन होती है, इसमें से कोई जलधारा निकली और फिर कभी इस मुख्य नदी में नहीं मिलनी है। तो इस प्रकार की जलधारा जो किसी नदी में से निकलने के बाद फिर उसमें पुनः कभी नहीं मिलती है, ऐसी जलधारा को कहते हैं वितरिका। और हुगली नदी गंगा नदी की एक वितरिका है। इस बात को आप याद रखें। हुगली नदी से देखो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही, हुगली नदी मुख्य रूप से गंगा नदी की वितरिका है। कहां पर बहती है भाई? पश्चिम बंगाल में बहती है। ये 2 क्वेश्चन हो गए। और इसे विनाशक नदी के नाम से भी जानते हैं। हुगली नदी को विनाशक नदी के नाम से भी जानते हैं। तो आप याद रखेंगे, विनाशक नदी के नाम से किसे जाना जाता है? हुगली नदी को जाना जाता है। और 2 क्वेश्चन और बनते हैं भाई। हुगली नदी के तट पर ही मुख्य रूप से कलकत्ता नगर बसा है। कलकत्ता नगर जो बसा है हुगली नदी के तट पर ही बसा है। देखो, इसे मैं अलग से बताता हूं आपके लिए, ये पूरा रफ कर देता हूं। हुगली नदी के बारे में, फिर गंगा नदी के बारे में अलग से हम पढ़ेंगे। 2-3 क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं भाई। देखो, हुगली नदी को आपको याद रखना है। हुगली नदी के तट पर ही कलकत्ता बसा है, जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल की राजधानी है। साथ ही साथ जो बंदरगाह है, कलकत्ता बंदरगाह, देखो इस प्रकार से आप मान सकते हैं, ये था आपका झारखंड। और झारखंड के बाद गंगा नदी प्रवेश कर रही है आपकी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से ये है फरक्का, ये है फरक्का। और फरक्का से ये 2 जलधाराओं के रूप में बढ़ गया। एक तो ये मुख्य जलधारा, ये कहलाती है भागीरथी नदी। और ये कहलाती है आपकी हुगली नदी। ये कहलाती है हुगली नदी। शायद मार्कर कम चल रहा, दूसरा मार्कर लेता हूं। तो हुगली नदी के तट पर ही मुख्य रूप से बसा है आपका कलकत्ता। देखेंगे, देखो ये है कलकत्ता। और इसी के तट पर बसा है कलकत्ता बंदरगाह। तो आप याद रखेंगे, देखो पहले कलकत्ता बंदरगाह मुख्य रूप से समुद्री तट पर हुआ करता था। तो समुद्री तट पर होने के कारण जब ज्वार भाटा आते हैं तो इसके तट पर गाद जमा हो जाती थी, मिट्टी, सही है, जिससे जहाजों को लाने में समस्या होती थी। तो क्या किया गया भाई? यहां पर एक बांध बना दिया गया, गंगा नदी पर एक बांध बना दिया गया। इसे कहते हैं फरक्का बांध या फरक्का बैराज। तो याद रखेंगे, फरक्का बांध या फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में फरक्का में बना हुआ है। और किस नदी पर बना हुआ है? हुगली नदी भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाता है। वैसे तो गंगा नदी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में से किस नाम से जानते हैं? भागीरथी के नाम से। तो भागीरथी नदी पर फरक्का बांध बना हुआ है। और गंगा नदी के जल को रोककर पूरे का पूरा जल हुगली नदी में डाल दिया जाता है। किसमें? हुगली नदी में। और हुगली नदी में पर्याप्त मात्रा में जल होने के कारण आसानी से बंदरगाह में जहाजों का आयात निर्यात किया जाता है, यानी कि लाया जाता है उन्हें। और आगे जब इसका विस्तार समुद्र में बढ़ जाता है तो इसी पर एक हल्दिया बंदरगाह मुख्य रूप से कलकत्ता का सहायक है। और इसी के लिए एक डायमंड
डायमंड हार्बर, एक प्रकार से पोर्ट मान सकते हैं भैया। मुख्य रूप से डायमंड हार्बर, ये वन लाइन क्वेश्चन है भाई आपका। डायमंड हार्बर मुख्य रूप से किस राज्य में है? तो डायमंड हार्बर पश्चिम बंगाल में है, ये वाली बात याद रखनी है। मुख्य रूप से एक पोर्ट के रूप में है, जिसका यूज हल्दिया के जो जहाज हैं उनका सामान उतारने चढ़ाने के रूप में किया जाता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। इतना क्लियर है हुगली नदी से। एक बात और याद रखनी है, ये जो हुगली नदी है इसी में आकर एक नदी और मिलती है, यानी कि हुगली नदी की एक सहायक नदी है दामोदर नदी। इसकी एक सहायक नदी है दामोदर नदी। ये जो दामोदर नदी है ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहां से निकलती है भाई? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और पठार से निकलने के बाद मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में जाकर कहां मिल जाती है? हुगली नदी में। तो आपको याद रखना है। और ये जो दामोदर नदी है इसे पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं भाई, पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं। आप याद रखेंगे दामोदर नदी की घाटी में ही गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। किस प्रकार की? गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो पिछली वीडियो में इनमें बात भी हो चुकी है भाई। गोंडवाना क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कोयले के लिए। और इनमें कौन सा कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, और बिटुमिनस कोयला द्वितीयक श्रेणी का कोयला होता है। सबसे प्रमुख दामोदर नदी की घाटी में एक खान है झरिया की खान, ये पश्चिम बंगाल में पड़ती है। झरिया की खान पूरे भारत में सबसे बड़े बिटुमिनस कोयले के भंडार की खान है। आप जानते हैं वो इसी क्षेत्र में पड़ती है। तो इतना याद रखेंगे, जब ये हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है, तो याद रखेंगे ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, अपितु ये ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, जिसे एस्चुअरी भी कहते हैं। सही है। तो याद रखेंगे जो आपकी हुगली नदी है वो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, ना कि डेल्टा का निर्माण। देखो ज्वार नदमुख क्या होता है, एस्चुअरी वैसे तो अलग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डेल्टा का अलग टॉपिक हम पढ़ेंगे, ज्वार नदमुख या एस्चुअरी का अलग टॉपिक पढ़ेंगे। इनसे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ेंगे। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि ज्वार नदमुख होता क्या है। देखो ज्वार नद मतलब नदी, मुख मतलब मुहाना। ज्वार नद का मतलब है नदी, मुख का मतलब है मुहाना। ज्वार आप जानते हैं ज्वार भाटा, ज्वार का मतलब होता है जल का ऊपर जाना, और मुख भाटा का मतलब ये है भाटा, और ये है ज्वार। ज्वार का मतलब है जल का ऊपर उठना, भाटा का मतलब है नीचे। तो नदी के मुख पर यदि जल ऊपर की ओर उठता है, नदी के मुख पर यदि जल ऊपर की ओर उठता है तो उसी को कहते हैं ज्वार नदमुख या एस्चुअरी। ये स्थितियां कैसे देखने को मिलेंगी? अगर आप किसी बड़े टब में पानी को लें और उसमें ऊपर से बाल्टी से पानी डालें तो बीच में देखो गड्ढा सा हो जाता है और साइडों से पानी उठ जाता है, तो बिल्कुल वैसी ही कंडीशन होती है। और ये वन लाइन क्वेश्चन बनता है आपका कि भारत में सबसे ऊंचा ज्वार नदमुख यानी कि सबसे ऊंचा जल किस नदी के मुहाने पर उठता है? ज्वार नदमुख सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा किस नदी के द्वारा बनता है? तो सबसे बड़ा ज्वार नदमुख, सबसे बड़ा ज्वार नदमुख मुख्य रूप से कौन सी नदी बनाती है? हुगली नदी। इतना क्लियर है भाई? तो हुगली नदी से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे हम पढ़ चुके हैं। इन्हीं क्वेश्चन को जनरली पूछा जाता है। अब देखते हैं, देखो आगे का, पश्चिम बंगाल के बाद जब ये नदी बांग्लादेश में जाती है तो किस प्रकार की परिस्थितियां आपको देखने को मिलती है। तो मैं इसे रफ कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो नोट कर सकते हैं भाई। तो देखो हमने बात की कि हल्दिया, बंदरगाह और ये सारी चीजें इसके तट पर हैं। आप ऐसे मान सकते हैं, देखो ये हुगली नदी आपने देखी भाई। हर एक बात को याद रखना, जब हम इसकी सहायक नदियां पढ़ेंगे तब सारी चीजें हम आगे और पढ़ने वाले हैं भाई। ये है भागीरथी नदी, भागीरथी नदी, और इसके बाद ये नदी पहुंच जाती है, ये है पश्चिम बंगाल या फिर भारत कह सकते हैं। अब ये नदी पहुंच गई बांग्लादेश।
कहां पहुंच गई भाई, बांग्लादेश। तो याद रखेंगे बांग्लादेश में जैसे ही भागीरथी या गंगा नदी जाती है इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, पद्मा के नाम से। तो पद्मा नदी के नाम से जाना जाता, 1 लाइन क्वेश्चन बनता है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से। पद्मा के नाम से ही बांग्लादेश में यह आगे बढ़ती है और इसमें एक नदी आकर मिल जाती है ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है। और जब ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है तो कुछ दूरी तक तो इसे पद्मा के नाम से ही जाना जाता है, कुछ दूरी तक इसे पद्मा के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन फिर एक नदी और आकर मिल जाती है इसमें, बराक नदी। सही है, इस नदी को मेघना नदी भी कहते हैं, मेघना नदी भी कहते हैं। तो बराक नदी या मेघना नदी मुख्य रूप से आकर किसमें मिलती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा में। तो इसकी जो संयुक्त धारा है ये बराक नदी मुख्य रूप से मणिपुर वाले क्षेत्र से निकलती है। कहां से निकलती है भाई, मणिपुर से। और मणिपुर से निकलने के बाद आकर किसमें मिलती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धाराओं में। और इन दोनों की संयुक्त धाराओं को फिर आगे मेघना नदी के नाम से ही जाना जाता है, मेघना नदी के नाम से ही जाना जाता है। और इसी नाम से ये नदी मुख्य रूप से जाकर किसमें गिर जाती है भाई, इसी नाम से बंगाल की खाड़ी। तो ये क्वेश्चन बन चुका है कि मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी में जब गंगा नदी गिरती है तो किस नाम से, मेघना नदी। तो याद रखना मेघना नदी के नाम से ही गंगा नदी कहां पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। तो उद्गम हमने देखा था उत्तराखंड भारत में हुआ था भाई, जबकि गिरी कहां है, बांग्लादेश में। तो 2 देशों में बह रही है और यहां पर एक डेल्टा का निर्माण करती है ये, जिसे सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। तो सुंदरबन का डेल्टा इसे कहा जाता है भाई। और इसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे अगले वीडियो में। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं सुंदरबन के डेल्टे से। सुंदरबन का डेल्टा क्यों कहा जाता है, इसे बंगाल का डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र का, देखो मैं सारे नाम लिख देता हूं, इसे बंगाल का डेल्टा, बंगाल का डेल्टा भी कहते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहते हैं, इसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहते हैं। और सुंदरबन का डेल्टा भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इस वन में बहुत प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, जिनमें अधिकांश प्रकार के वृक्ष सुंदरी नामक वृक्ष हैं, सुंदरी नामक वृक्ष हैं। इसीलिए इस वन को सुंदरबन के डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे, देखो ये जो हुगली नदी है, हुगली नदी के मुहाने पर एक द्वीप का निर्माण होता है, गंगा सागर द्वीप। सही है भाई, गंगा सागर द्वीप, इसका निर्माण होता है। और यहीं पर ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश और आपका ये है भारत। तो भारत और बांग्लादेश ऐसे बांट सकते हैं, देखो ये है भारत, ये है बांग्लादेश। यहां वाले क्षेत्र में एक द्वीप का निर्माण होता है, इस द्वीप को कहते हैं न्यू मूरद्वीप, न्यू मूरद्वीप। तो ये जो न्यू मूरद्वीप है ये तो पूरे का पूरा भारत में है। आपसे पूछा जाता है गंगा सागर द्वीप का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है, तो हुगली नदी। जबकि न्यू मूरद्वीप जो है इसका निर्माण मुख्य रूप से गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियों द्वारा हुआ है, जबकि भारत का कहना है हुगली नदी द्वारा। तो न्यू मूरद्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का क्षेत्र है, तो इसे आप याद रख सकते हैं। और अगली वीडियो में हम इसके बारे में और गंगा की सहायक नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो में किस प्रकार की वीडियो आपको लग रही है, कोई कमी तो नहीं है। अगर कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, उस कमी को दूर किया जाएगा। और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।